बड़ी खबर आपके सामने, विध्वंसक होने जा रहा है रूस यूक्रेन वॉर। अब अपने इलाकों को वापस लेने की कोशिश में जुटा है यूक्रेन। नाटो चीफ का सनसनीखेज ऐलान सामने आया, जल्दी यूक्रेन शुरू करेगा एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन। जिस 30 अप्रैल की तारीख का जिक्र किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है उसे आप नाटो चीफ के बयान से आप समझ सकते हैं, जिसमें यह बात कही जा रही है कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर अपना कब्जा किया है, या फिर वो बता रहा है कि उस इलाके में उसका कब्जा है और अब उस कब्जे को मुक्त कराएगा यूक्रेन। और इसमें पूरे पश्चिमी कंट्रीज जो नाटो देश है वो उसका साथ देंगे, क्योंकि उनका यह कहना है कि हथियारों की एक बड़ी खेप यूक्रेन तक पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं कि जर्मनी में नाटो चीफ ने यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को लेकर और क्या कुछ कहा है। आपको बिग वॉल के जरिए आपको जल्दी से समझाते हैं। ये देखिए, यूक्रेन की ट्रिपल तैयारी क्यों कहा जा रहा है। सैन्य क्षमता पूरी है, सिस्टम उनके पास है, सप्लाई भी उनको कर दी गई है। और देखिए, कब्जे वाले इलाके को छुड़ाने की सैन्य तैयारी पूरी हो चुकी है। यह जर्मनी में नाटो चीफ का एक बहुत बड़ा बयान है। कीव जल्द ही अपने इलाके रूस से वापस लेगा। अब यूक्रेन इन्हें वापस लेने की स्थिति में पहुंच चुका है। यह बड़ी बात है कि यूक्रेन उस स्थिति में पहुंच चुका है। यह देखिए, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन पहुंच चुका है, जिसकी डिमांड पहले से की जा रही थी और अमेरिका ने कहा था कि वो देंगे। अमेरिका और जर्मनी ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दे भी दिया है। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगाइए कि यह युद्ध अब आगे किस मोड़ पर, किस मुहाने पर जा रही है। करुणा। बिल्कुल, तो ये वो तमाम संकेत है जो बता रहे हैं कि आखिर 30 अप्रैल को होने क्या वाला है। इधर आप देखिए, एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के काउंटर अटैक की फाइनल तैयारी जारी है। खार्किव इलाके में सीक्रेट जगह पर जंगी तैयारी हो रही है। जोरदार युद्धाभ्यास करती हुई यूक्रेनी सेना नजर आ रही है। वो तमाम सबूत हैं जो न सिर्फ धमकियों में नहीं है, बल्कि ग्राउंड पर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। सेना में शामिल हुए नए सैनिकों की खास तौर से ट्रेनिंग हो रही है। तो यूक्रेन कुछ बड़ा करने वाला है और खुद जेन्स स्टोल्टनबर्ग की तरफ से भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि कैसे यूक्रेन रूस पर, उन इलाकों पर कब्जा करने के लिए तैयार है जहां पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। इस पर अब बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। मंजू सेठ जी हैं जो कि पूर्व राजदूत हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल संजय सोई सर है हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर पीके घोष सर हमारे साथ हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर है हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो तैयारियां और इन तैयारियों के बीच, देखिए पहले कहा जा रहा था कि ये खोरी धमकियां हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद अब नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने खुद बोल दिया है कि यूक्रेन तैयार बैठा है, कभी बहुत बड़ी स्ट्राइक हो सकती है रूस के अगेंस्ट। बिल्कुल ये सही कहा है उन्होंने, और वहां जाके बोला है कीव में, तो ये बड़ा एक संदेश दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और ये भी कहा है उन्होंने कि आप यूक्रेन से कहा है कि आप नेटो में आपकी सही जगह शामिल हो जाएं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और हो सकता है जो आप कह रहे हैं और जो खबरों की बात हो रही है कि 30 तारीख को कोई स्पेशल ऑपरेशन। सवाल ये है कि रूस क्या और अटैक करेगा इस वक्त, जो डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव अटैक। रूस तो बिल्कुल करेगा, वो तो ऑलरेडी कर ही रहा है। जब स्टोल्टनबर्ग वहाँ थे तब भी उन्होंने खूब सारे अटैक्स किए हैं वहाँ पे, तो और बढ़ सकता है इसका, ये लड़ाई बढ़ सकती है। और देखिए मंजू सेठ जी, जेन्स स्टोल्टनबर्ग का जाना कितना और ज्यादा चिढ़ा सकता है व्लादिमीर पुतिन को। तो यूक्रेनी एयरफोर्स की जबरदस्त ड्रिल देखी जा रही है। एक साथ नजर आए हैं कई Mi-8 हेलीकॉप्टर्स। Mi-8 से ट्रुप्स को लैंड कराने का अभ्यास किया गया। बड़े काउंटर अटैक की तैयारी में है यूक्रेन। आप इससे समझ सकते हैं Mi-8 हेलीकॉप्टर्स में जिस तरीके से जंगी तैयारी की जा रही है, ट्रुप्स को लैंड कराने का अभ्यास कराया जा रहा है Mi-8 हेलीकॉप्टर से। ये तस्वीरें देखिए, Mi-8 हेलीकॉप्टर में यूक्रेनी सैनिक अभ्यास करते हुए लैंडिंग की उनको प्रैक्टिस कराई जा रही है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूक्रेनी फोर्स ने की वॉर जोन में लैंडिंग की ट्रेनिंग। पैराशूट से लैंड करते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। रूसी कब्जे वाले इलाकों में बड़े अटैक की तैयारी की जा रही है। तो अब लैंडिंग की ट्रेनिंग ली जा रही है और पैराशूट के सहारे अगर
ये नौबत आए कि बीच आसमान में अगर पैराशूट के रास्ते उतरना पड़े तो कैसे जमीन पर लैंड किया जाएगा, ये यूक्रेनी सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखिए, महज कुछ दिन बाकी रह गए 30 अप्रैल को, लेकिन ये जो थ्रेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इसीलिए यूक्रेन अपनी हर तैयारी को धार दे रहा है, हर तैयारी की कोशिशें की जा रही हैं, वॉर ड्रिल्स चल रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अपनी तैयारी में लगा हुआ है और ये तैयारी बताती है कि पैराशूट से किस तरह लैंडिंग हो सकती है। और आइए अब देखते हैं कि यूक्रेन के जो काउंटर ऑफेंसिव के साथ ही इस वक्त कुछ हालात जो बन सकते हैं आगे चलकर वो क्या होंगे। क्या ये वॉर रिवर्स गियर में जाती हुई दिख रही है? 7 आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिग बॉल के जरिए बड़े संकेत क्या है आपको बताते हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं आपके सामने इस वक्त जो 7 आसार है, बड़े हथियार बाहर निकल सकते हैं। पहली बड़ी बात, पहला आसार, रूस यूक्रेन से आगे अटैक कर सकता है, नेटो वॉर में शामिल हो सकता है। ये तमाम संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं। पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। विश्व युद्ध का खतरा पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगा। विश्व पर एटमी खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया सीधे सीधे 2 हिस्सों में और 2 धड़ों में बंटती हुई आगे बढ़ सकती है। मैं आपके पास आ रही हूँ मेजर जनरल सोई साहब, आप क्या समझते हैं ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया के मुल्क हैं, वो 2 धड़ों में बढ़ जाएंगे? ये आसार जो नजर आ रहे हैं कि इतने ज्यादा आशंकाओं के बादल हैं 30 अप्रैल को लेकर कि सिचुएशन और ज्यादा स्केप्टिकल होती जा रही है, डाउटफुल होती जा रही है। निधि जी, मैं 2 मिनट लूंगा इस चीज में, फटाफट बताऊंगा आपको पॉइंट वाइज। नंबर 1, जैसे बॉक्सिंग का मैच होता है ना, जब 15 राउंड का मैच मोहम्मद अली का होता था तो 10 राउंड तक वो कई बार पिटता था और बाद में वापस काउंटर अटैक करता था। तो ये जो बात है यहाँ पर देखा जाता है किसके अंदर कितना दम है, कौन गिर के उठकर फिर लड़ पा रहा है। आप कह रहे हैं कि पहले मार किसने खाई? यूक्रेन ने खाई। अब वो गिर कर फिर उठ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो सपोर्ट मिली आज, देखिए उसको एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया, MiG-29 एयरक्राफ्ट मिल गए, अब्राहम टैंक मिल गए, लेपर्ड टैंक मिल गए और कई किस्म के और S-300 डिफेंस सिस्टम मिल गया, बाकियों से हथियार मिल रहे हैं। यानी कि उसको पूरी तैयारी स्प्रिंग ऑफेंसिव के लिए किया जा रहा है। यूक्रेन को साथ ही साथ ट्रेनिंग चल रही है 24 देशों में। अभी आपने दिखाया कि 24 यूरोप के देशों में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो यहाँ पर और रशिया को अकेला पड़ा हुआ है आज की तारीख में। ईरान से थोड़े बहुत ड्रोन मिल रहे हैं, बाकी अकेला है। 1 साल से कितना उसकी इन्वेंट्री खत्म हो रही है, कितना उसका इकोनॉमी सस्टेन। लेकिन सर, अकेले रूस सभी पर कितना भारी है वो तो नजर आ ही रहा है ना पिछले 1 साल में। नहीं, पर बात सही है, लेकिन जो सपोर्ट मिल रही है यहाँ पर, जो तैयारियों के कितना सपोर्ट मिल रहा है, इस पर भी हम बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच बड़ी खबर है, यूक्रेन वॉर के बीच जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। रूसी जमीन पर हमले के संकेत उनकी तरफ से मिले। जर्मन मिनिस्टर ने कहा है कि रूसी जमीन पर हमला सामान्य बात है, लिमिटेड तरीके से रूसी इलाके में हमला होगा। ये जर्मन के मिनिस्टर की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पीके घोष सर, ये जो कह रहे हैं जर्मन के मिनिस्टर, बहुत ही सामान्य बात है। आपको लगता है कि रूस की जमीन पर हमला ये सामान्य बात है? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सेना ढंडोरा पिटा के 30 अप्रैल को काउंटर ऑफेंसिव नहीं करेगा। तो ये सीक्रेट मैटर है, वो कब करेगा। हाँ, हम मानते हैं कि वो एक काउंटर ऑफेंसिव करेगा। और आप लोगों को याद करना चाहिए कि बहुत सारे इंटेलिजेंस लीक्स हुए हैं, उनमें यूक्रेन सेना की जो खामियां हैं वो सामने आए हैं। 24 देश यूक्रेन को सहायता कर रहे हैं, लेकिन उनकी खामियां बड़ी हैं। और अगर वो इंटेलिजेंस ब्रीफ से जाए तो देखिए कि रूस के इतने बड़े खामियां नहीं हैं। तो ये जो कह रहे हैं, लेकिन पीके घोष सर, ये बात समझ नहीं आ रही कि 30 तारीख को सामने रखा गया, ये धमकियां दी जा रही है, रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमला होगा, रूसी इलाकों पर हमला होगा। क्या दुश्मन देश अपने दुश्मन के खिलाफ बताकर ऐसे हमले करता है? क्या ऐसी स्ट्रेटेजी होती है? यही तो मैं कह रहा हूं कि बताकर कोई हमला नहीं करता। हाँ, एक स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव होगा, कब होगा नहीं मालूम, लेकिन हाँ, लोग कह रहे हैं कि 30 अप्रैल को होगा। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं टैंक्स, M1 एब्राम्स, मैं M1 एब्राम्स को लेता हूं, उसकी इंजन जो है अभी तक यूक्रेन के पास नहीं है। वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टैंक है, वो उसका जो ट्रेनिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। फिर जो मिग्स आ रहे हैं अभी तक, आपको पता है वो मिग्स में जो रशियन
टेक्नीशियंस थे उन्होंने उसको खराब कर दिया और वो ऑपरेशंस के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसे कई बात हैं जो मेरे ख्याल में लोग दखलअंदाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काउंटर ऑफेंसिव होगा, रूस हार जाएगा, रूस पीछे जाएगा और हाथों बैठा हुआ है। एक बात आप बड़ी कह रहे हैं कि ये कोई बताकर हमला नहीं किया जाएगा, और जिस तरह से नॉर्थ सी में रूस की हलचल बढ़ रही है वो भी एक बहुत बड़े संकेत हैं कि रूस तैयारी तो कर रहा है। यूक्रेन को कई नेटो देश देंगे फाइटर जेट। जर्मनी में नेटो की मीटिंग में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। रूस पर काउंटर अटैक के लिए बहुत बड़ी तैयारी नेटो कंट्रीज की, और अब फैसला ये हुआ है कि वायु ताकत को बढ़ाना है यूक्रेन की, और इसलिए अब कई जो नेटो देश हैं वो यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने के लिए राजी हो गए हैं। तो क्या अब ये युद्ध अपनी सीमाओं को लांघता हुआ नजर आएगा? अगर ऐसा होता है तो फिर आखिर जो रूस है, जो अभी तक अगर हम देखते हुए चले कि किस तरह से रूस की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो एक दायरे में होते हुए नजर आ रहे, तो रूस भी उन दायरों को खोता हुआ नजर आएगा। आखिर होगा क्या? तभी हम बोल रहे हैं कि 30 तारीख की जो तैयारी है, जर्मन चांसलर जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसका नतीजा सिर्फ परमाणु विनाश के तौर पर देखें। आइए ये देखते हैं और जानते हैं कि नेटो के इस गेम चेंजर फैसले यानी कि फाइटर जेट्स देने के फैसले में और क्या कुछ तय किया गया। बिग वॉल के जरिए एक एक ग्राफिक्स आपके सामने। पश्चिमी देश यूक्रेन को अलग अलग फाइटर जेट देंगे, ये पश्चिमी देश राजी हो चुके हैं। जर्मनी के रैमस्टीन एयरबेस में हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है। नेटो चीफ की अगुवाई में, जेंस स्टोल्टनबर्ग की अगुवाई में ये रैमस्टीन में बैठक हुई जिसमें यह बड़ा फैसला हुआ। नेटो देशों में फाइटर प्लेन देने पर अब सहमति बन गई है। अभी तक कई नेटो देश फाइटर जेट देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होकर यूक्रेन फिर हमला कर सकता है। अभी तक पोलैंड और लात्विया ने दिए हुए हैं सुखोई फाइटर जेट, लेकिन और भी घातक और भी शक्तिशाली ताकतवर फाइटर जेट मिलने पर फैसला। अब कई देश फाइटर जेट देंगे जो अलग अलग कैटेगरीज के होंगे, यानी कि किस तरह से अगर बात की जाए यूक्रेन की तो उसको आप समझिए कि तैयारी कितनी बड़ी है। हमारे साथ डीके पांडे सर है, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर। अभी तक हम ये देख रहे थे जो भी हथियार दिए गए यूक्रेन को वो डिफेंसिव पर्पस के लिए था, लेकिन फाइटर जेट देने का नतीजा क्या होगा? क्या यूक्रेन ऑफेंसिव होकर अपनी सीमाओं को लांघता हुआ नजर आएगा? और अगर ऐसा हुआ तो नतीजा आप क्या देख रहे थे? देखिए, निश्चित रूप से सीमाएं लांघी जाती अगर उनको वो फाइटर दिए जाते हैं जो कि रियली ऑफेंसिव हैं। जो फाइटर दिए जा रहे हैं वो या तो वो फाइटर दिए जा रहे हैं जो कि कंडम हो रहे हैं, जो कि राइट ऑफ होने हैं उन देशों से, मिड दिए गए। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक और भी चर्चा में जैसे आई, 24 देशों में ट्रेनिंग हो रही है, तो कितने लोग गए वहां पर और लड़ाई कौन लड़ रहा है यूक्रेन की अगर ट्रेनिंग हो रही है तो? नंबर 2, क्या इन फाइटर्स के लिए हमने मेंटेनेंस जो बेंच चाहिए हो उसकी तैयारी कर ली है? क्या इन फाइटर्स पर, और ये भी कहा जा रहा है कि कई देश अपने कई तरह के फाइटर देंगे। एक तरह के फाइटर होते हैं तो मान लीजिए आप मेंटेनेंस एक्टिविटीज को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कई तरह के होने पर जो मुश्किलें हैं वो कई बढ़ जाती हैं। उनकी मेंटेनेंस, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज जो चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, उनको एमुनेशंस, आर्मामेंट्स ये कहां से आएंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। जो महत्वपूर्ण बात जो है रैमस्टीन में जो हुआ, जहां पता नहीं, लेकिन सर आपको नहीं लगता अगर इतना बड़ा फैसला जेंस स्टोल्टनबर्ग की अगुवाई में हो रहा है तो जो पॉइंट्स आप गिना रहे हैं, जो खामियां हो सकती हैं, उनसे कैसे 2-4 होंगे नेटो देश, उस पर भी तो कुछ विचार हुआ होगा ना? 50 देशों के प्रतिनिधि थे और जब ये तय किया गया, क्यों हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो गया जो कि पिछले 10 दिनों में, 14 महीने, 15 महीनों में नहीं हुआ और अब 30 तारीख को हो गया? चलिए सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर भी जल्दी से आगे बढ़ा देते हैं। बाखमुत फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। शहर के पश्चिमी इलाके में जबरदस्त फाइटिंग देखने को मिल रही है। जमीन पर जारी जंग को रूसी एयरफोर्स से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ये बाखमुत की स्थिति है, बाखमुत के ताजा हालात हैं। तो आइए बाखमुत की ताजा स्थिति को भी जल्दी से देख लेते हैं। तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब सवाल है कि बाखमुत में इस वक्त चल क्या रहा है? क्या ये एंडलेस वॉर है जो कि कभी खत्म नहीं होगी इस इलाके में? बाखमुत में जंग शुरू हुए करीब 9 महीने हो चुके हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी फोर्स और वैगनर मैदान में है। रूस की ओर से करीब 70% हिस्सा वैगनर फोर्स का है। वैगनर ने कई बार ऐसे दावे किए जो
गलत भी निकले। बाखमुत पर अभी भी किसी का निर्णायक कब्जा वहां नहीं है। वॉर के दौरान बाखमुत में ही सबसे ज्यादा तबाही मची है। शहर लगभग खाली हो चुका है, इमारतें खंडहर नजर आ रही हैं। यह है बाखमुत की अब तक की कहानी, जिस पर रूस का यह दावा है कि उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि अभी भी रूस का पूरा कब्जा यहां पर नहीं हुआ है। सोई सर, ये तो दावे कई बार किए गए, लेकिन जो अब के ताजा हालात है, जो बार बार नेटो चीफ की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस के कब्जाए हुए इलाके को वापस लेना है, उसमें बाखमुत सबसे पहला होगा। नहीं, ऐसा है कि जो बाखमुत एक बिल्टअप एरिया, 70,000 आबादी थी, एक काफी गलियां, बिल्डिंग, यही कारण है कि आप देखिए 9 महीने से वहां जंग चल रही है। रशिया की ट्रूप्स लगे हुए, वैगन आर लगा हुआ है, उधर से यूक्रेन के ट्रूप्स हैं। एक एक बिल्डिंग, एक एक गली, एक एक खिड़की के लिए वहां लड़ाई होती है। और यही कारण है कि जैसे आप दिखाएं, पहले वीडियो दिखाएं आप लोगों ने कि किस प्रकार से बाखमुत आज खंडर बन चुका है, क्योंकि एक बिल्डिंग जो कंक्रीट है वो एक एक बिल्डिंग बंकर है, बंकर का काम करती है। तो यही कारण है कि वहाँ पर इतनी समय लगा है और अभी भी काफ़ी पॉकेट्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्लियर नहीं किए गए हैं। तो लड़ाई कभी इसके पक्ष में, कभी उसके पक्ष में, छोटे छोटे एक बिल्डिंग, एक गली की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। और इस खंडहर, जो खंडहर बन चुका है शहर, इसको कब्जा करना कितना आसान होगा यूक्रेन के लिए? नहीं, बिल्कुल वही मुश्किल उनके लिए रहेगी, वही टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो बिल्टअप एरिया की लड़ाई है ये सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। और यहाँ पर या तो एनसर्कलमेंट करें या उनको कट ऑफ करें, वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो यही कारण है कि इतनी लंबी लड़ाई चल गई। अगर यूक्रेन करता उनके लिए भी यही मुसीबत रहेगी। बिल्कुल। तो बड़ी बात है ये है कि संकेत जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, ये जो संकेत आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, ये तमाम आसार हैं कि किस तरह जंग इस वक्त दिशा में जाती हुई दिख रही है। ज़ापोरिज़िया एटमी पावर प्लांट पर खतरा बढ़ गया। एटमी प्लांट के पास रोजाना फायरिंग हो रही है। आइए को प्लांट में गंभीर एटमी हादसे की आशंका है। तो एटॉमिक एनर्जी को किस तरह आशंका है कि यहां पर अटैक हो सकता है। आइए ज़ापोरिज़िया से जुड़ी बड़े अपडेट्स पर एक बार आपको बताते हैं कि क्या कुछ इससे जुड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। ज़ापोरिज़िया विनाश का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया? युद्ध शुरू होने के बाद से ही ज़ापोरिज़िया का एटमी प्लांट लगातार खतरे में है। जब 2022 में जंग शुरू हुई थी, तब से ही रूस ने वॉर शुरू होते ही ज़ापोरिज़िया प्लांट पर कब्जा कर लिया था। दुनिया का सबसे बड़ा ये एटमी पावर प्लांट है, अभी भी रूसी कब्जे में ही है। हालांकि प्लांट में काम कर रहे ज्यादातर एक्सपर्ट्स यूक्रेनियन ही हैं। एटमी पावर प्लांट से कई बार रेडिएशन का खतरा भी पैदा हुआ है। यूक्रेन जिन इलाकों को सबसे पहले मुक्त कराना चाहता है, उनमें ज़ापोरिज़िया भी शामिल है। और ज़ापोरिज़िया में कोई नई जंग एटमी प्लांट को गंभीर खतरे में भी डाल सकती है। तो डॉक्टर घोष, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। ये देखिए, बहुत अल्ट्रा सेंसिटिव इलाका है ज़ापोरिज़िया, और ये पहले दिन से, युद्ध के पहले दिन से अल्ट्रा सेंसिटिव है। लेकिन फिर भी रूस जो है ये कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को एक ऐसे वॉर जोन में बदल दिया जाए जिस पूरी तरह से ज़ापोरिज़िया उसका हो जाए। देखिए, ये ज़ापोरिज़िया, जैसे आपने कहा, प्लांट बहुत ही एक यूनिक केस है। उनमें जो काम कर रहे हैं वो यूक्रेनियन है, जो प्लांट है वो रूस के निगरानी में है। और इधर से IAEA भी है जो अपने इंस्पेक्टर्स भेज रही है देखने के लिए। और ये जो इतना बड़ा प्लांट है लेकिन वो जो ग्रिड से है, कई बार उसको काट दिया गया है। तो यूक्रेन ने कई बार ऐसा कोशिश किया कि अपने खुद के प्लांट को वो बम्बार्ड करें, ताकि रूस के नाम आए कि देखिए आपने तो न्यूक्लियर प्लांट बर्बाद कर दिया और इतना रेडियो एक्टिविटी फैल गया। तो अभी कोशिश ये है कि उसको न बर्बाद कर जो चारों ओर रूस की फौज है फिर उसको हासिल किया जाए। ये इतना आसान नहीं होना, जानबूझ पर। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूसी हेलीकॉप्टर का यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन के मजबूत पकड़ वाले इलाकों पर रूस ने यह हमला बोला है। रूस ने फाइटर हेलीकॉप्टर KA-52 से यहां पर हमला बोला है। रूस के हमले में यूक्रेन के बड़े नुकसान का दावा भी रूस की तरफ से किया जा रहा है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। यही है वो वीडियो जिस वक्त आप देख रहे हैं। मंजू सिटमैन, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? रूस भी लगातार ऑफेंसिव नजर आ रहा है, हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की 30 तारीख की तैयारी के बाद फिर क्या होगा रूस की तरफ से?
थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये 30 अप्रैल का जो बात हो रही है कि वॉर ऑफ नैरेटिव्स भी चल रही है और प्रेशर डाला जा रहा है और रूस तो बिल्कुल हर हालत में रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड क्या, वो मुझे लग रहा है पहले अटैक कर सकता है अगर ये कुछ भी 30 तारीख लेकिन मंजू मैम सिर्फ वॉर ऑफ नैरेटिव्स नहीं बल्कि हम ग्राउंड पर एक्शन होते हुए देख रहे हैं। नहीं, वो तो हो ही रहा है, वो एक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में वॉर ऑफ नैरेटिव्स नेटो के द्वारा, इनके द्वारा डिप्लोमेसी भी चल रही है और प्रेशर डालने के लिए रूस पे कि आप अकेले मत समझिए रूस यूक्रेन को, हम सब साथ खड़े हैं। ठीक है, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है ताकि किस तरह से एक सुलह की टेबल पर भी लाया जा सके, उस पर भी एक ये पैरेलल कोशिश नजर आ रही है। खैर, लेकिन अभी 30 अप्रैल को लेकर खतरा बहुत बड़ा है। अब आप देखिए इस खतरे से जुड़ी अगली बड़ी खबर क्या है, यह आपके सामने। रूसी हथियारों से ही रूस पर अटैक कर रहा है यूक्रेन। रशियन टॉस-1 ने थर्मोबैरिक से रूसी सेना पर हमला किया गया। रूसी सैनिकों से अभी तक 5 टॉस-1 ने थर्मोबैरिक छीन चुका है यूक्रेन और इसी का इस्तेमाल अब रूस के खिलाफ रूस के ठिकानों पर हमला करके किया जा रहा है, जिसकी ताजा तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टॉस-1 ने, जो कि थर्मोबैरिक बम है, उसका इस्तेमाल किस तरह से अब रूस के ही खिलाफ किया जा रहा है, जो कि बनाया गया खुद रूस की तरफ से, लेकिन कब्जा कर लिया है यूक्रेन ने इस वॉर के दौरान 5 थर्मोबैरिक बम पर। आइए देखते हैं कि पूरा मामला है क्या और कैसे संभव हुआ। रूसी हथियार रूस पर ही कैसे से वार हो रहा है। यूक्रेनी सेना लगातार रूसी टॉस-1 पर कब्जे की कोशिश में है। अभी तक 5 टॉस-1 थर्मोबैरिक यूक्रेन ने कब्जे में ले लिए हैं। इन्हीं टॉस-1 से यूक्रेन रूसी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। वॉर जोन में रूस पर उन्हीं के हथियार काफी भारी भी पड़ रहे हैं। खास तौर से बाखमुट में यूक्रेन को टॉस-1 से काफी बढ़त मिली है। तो ये जो हालात है वो इस वक्त बनते हुए साफ तौर पर नजर आ। डी के पांडे सर, मेरा सवाल आपसे है कि ये भी एक बहुत बड़ा ही खतरा है कि रूस लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसी कोशिश में बहुत कैलकुलेटिव होकर उससे आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं पर भी कोई एक गलत कदम उसके लिए भारी पड़ सकता है। जो ये खबर बता रही है कि कैसे उसी का शक्तिशाली वेपन टॉस-1 ने उसे कब्जे में लिया और अब उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा रहा है। देखिए, बीच में ऑस इंट से या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ये था कि एक हेलीकॉप्टर में पुतिन जा रहे थे और वो हेलीकॉप्टर गिर गया और वो पुतिन खत्म हो गए। लेकिन सच्चाई क्या है हमें पता है। तो ये जो थर्मोबैरिक बॉम्ब्स हैं ये इतने सिंपल नहीं है। आप जहां ही गिराए जाते हैं वहां पर उस एरिया की पूरी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहां के लिए जो लिविंग है मुश्किल आता है। अब ये बाखमुत में कहां से यूज करेंगे? अगर बाखमुत में रशियंस भी हैं, यूक्रेन भी हैं, तो खुद की सेना भी तो मारी जाएगी। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर? और कब्जा अगर मार दिया उनको यूक्रेन सेना को, तो कब्जा कौन करेगा, लड़ाई कौन करेगा? यानी कि आपका ये कहना है, लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी कि आपका कहना है कि इस क्लेम पर भी डाउट है, संशय है। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है। प्रोपेगेंडा की पराकाष्ठा हो रही है ये कि आप कुछ भी बोल दीजिए। आप बातें बाखमुत में अगर आपके इतने ज्यादा हैं तो 8-9 महीने से आप लड़ रहे हैं, आपने क्यों नहीं कब्जा कर लिया? और अब हर जगह इतना छितर-पितर डिस्पर्स वे में आप लड़ाई कर रहे हैं। क्या आपकी लाइन ऑफ यही बात का जिक्र मंजू मैम भी कर रहे थे कि प्रोपेगेंडा का वॉर है। दरअसल ये बताने की कोशिश है कि आपका ज्यादा नुकसान हुआ है, हम जीत रहे हैं, बाखमुत में भी हमने ज्यादा कब्जा कर लिया है, हम विनिंग पोजीशन पर हैं। ये बताने की कोशिश है। एब्सोल्युटली, और ये मुझे लग रहा है जारी रहेगा जब तक नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आ जाते हैं। ये चलता ही रहेगा। नेगोशिएशन टेबल पर आएगा, आपको लगता है? मुझे लगता है आगे एंड कैसे होगा, या एक ऑप्शन है न्यूक्लियर वॉर हो या नेगोशिएटिंग टेबल पे आए, और मुझे लगता नहीं कि न्यूक्लियर वॉर कोई किसी के इंटरेस्ट में है। ठीक है सर, ठीक है मैम, मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर और बता देते हैं, यूक्रेन के रॉकेट गनर्स का विध्वंसक अटैक देखने को मिला है। रूसी फौज पर कयामत बनकर टूटी यूक्रेनी सेना। रूसी फौज को फ्रंटलाइन से पीछे हटने को मजबूर किया। पश्चिम से मिले हथियारों की नई खेप से अटैक किया गया है। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से यूक्रेन को सपोर्ट किया गया है हथियारों का, उन्हीं हथियारों से अटैक हुआ है।
वॉरजोन में रशियन टैंक का भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। फायरिंग रेंज में रूसी सैनिकों की वॉर ड्रिल भी हुई है। टैंकों से गोले बरसाते दिखे हैं यहां पर रशियन सैनिक। तो एक दूसरे पर हमला, अटैक, टैंकों को टारगेट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ दोनों तरफ से सेनाएं वॉर ड्रिल भी कर रही हैं, शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सोई सर, अभी हमने देखा कि कैसे वेस्टर्न कंट्री से मिले हथियारों की खेप से अब यूक्रेन नए तरीके से हमले को अंजाम दे रहा है। क्या 30 अप्रैल के पहले का ये ट्रेलर है? नहीं, ऐसा है कि जब से हथियार आए, यूक्रेन की पूरी कोशिश है, चाहे वो हाइमार्स हो, टैंक्स हो, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम हो, ये सब का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार। और अब जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है कि ये टैक्टिकल बैटल चल रही है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, एक एक कस्बों की लड़ाइयाँ, टैंकों की बैटल, छोटे से एक स्क्वाड्रन की बैटल, एक टैंक अटैक हो गया, एक टैंक यूक्रेन का बर्बाद हो गया, तो ये सब टैक्टिकल बैटल चल रही है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और लड़ाई चले जा रही है और रशिया सस्टेन कर रहा है, उसको पश्चिम देशों हथियार मिल रहे हैं और उसको जो हथियार मिले वो कई देशों के डिफेंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सर, जो आप कह रहे हैं कि कहीं टैंक गिरा दिए गए, कहीं डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया, जो बार बार थर्मोबैरिक और बड़े बड़े हथियारों की बात हो रही है, क्या उनका इस्तेमाल होगा? क्या उन बमों का इस्तेमाल अब आगे होगा 30 अप्रैल के बाद? नहीं, ऐसा थर्मोबैरिक जो वेपन सिस्टम है, ये 24 रॉकेट्स हैं, T-72 टैंक पर होता है और जो खुले इलाके में या सॉफ्ट स्किन जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ग्रुप कैप्टन पांडे ने बताया, तो उस जगह ऑक्सीजन को रोक लेता है। यानी कि अगर खुले में ट्रुप्स हैं या ट्रक्स के अंदर है, वहां पर इसका इस्तेमाल ज्यादा कामयाब हो जाता है। जी, तो चलिए, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में ये जंग और भी ज्यादा भीषण होने वाली है। इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि 30 तारीख को अब ये जंग नई दिशा आगे पकड़ता हुआ नजर आएगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है।